से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से, वो हम सीखेंगे। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी तक हमने जितना पढ़ाई किया है 10 लेक्चर करीबन हुए हैं, और वो 10 वीडियोस में मैंने जो कंसेप्ट समझाए हैं वो सब पूरा 100% थ्योरेटिकल है। अच्छा, वो सारे कंसेप्ट को है ना एक बार में दिमाग में रखना है, सारे फॉर्मूला को दिमाग में रखने हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान देना, यूनिट्स सभी चीज को जब भी हम लोग को जो भी क्वांटिटी दिए रहेंगे वो सब क्वांटिटी को पहले प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रॉपर यूनिट मतलब जैसा मान लो हमको दे रखा हुआ है करंट मिली एम्पियर में दिया रहेगा तो उसको एम्पियर में ले आएंगे, माइक्रो एम्पियर दिए, नैनो एम्पियर, कुछ भी दिया रहेगा, अदर स्मॉलर यूनिट में भी करंट हमको दे सकता है, लेकिन हमको फॉर्मूला में डालने से पहले उसको ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। सिमिलरली चार्ज को कूलम में ले आएंगे, लेंथ यदि मान लो कहीं मिल रहा है तो उसको मीटर में ले आएंगे, एरिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर में रखेंगे उसको, सेंटीमीटर तो मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। और उसी प्रकार से जो भी मतलब क्वांटिटीज रहे होंगे उनको उसका ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद उसका रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करके हमको सॉल्व करना रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मैं एक चीज बताता हूं कि कभी भी फिजिक्स में जो रहता है न्यूमेरिकल फॉर्मूला डाल के सॉल्व करने से ज्यादा बेटर होता है उससे कंसेप्ट को सीख लिया जाए। पहला चीज हो गया कि कंसेप्ट यदि तुम्हारा ठीक रहता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम अपने आप ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो ज्यादा फोकस करना चाहिए कंसेप्ट के ऊपर में, जितना बेटर कंसेप्ट, जितना परफेक्ट कंसेप्ट रहेंगे वो प्रॉब्लम उतना आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो 10 वीडियोस को अच्छे से पहले देख लेना, सारा फॉर्मूला को इकट्ठा कर लेना, कंसेप्ट को सीख लेना, उसके बाद से हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला मैं कुछ फॉर्मूला लिख रखा हूँ, कुछ टाइप ऑफ फॉर्मूला को हम बेस्ड करके कुछ प्रॉब्लम करेंगे और दूसरे वीडियो में बाकी सब करेंगे। देखो, सबसे पहला हो गया करंट निकालने का तरीका है, इसके बारे में पार्ट में डिस्कशन कर देता हूँ। देखो, किसी भी वायर के थ्रू से करंट का मतलब क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब उसके थ्रू से कितना तेजी से चार्ज का फ्लो हो रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ चेंज इन चार्ज, मतलब उस मटेरियल के थ्रू चार्ज में कितना बदलाव आया है इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। देखो, ये चेंज इन टाइम है, लेकिन ये लिमिट का जो वर्ड यूज किया गया है, लिमिट लिखा गया है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है समझ लो जरा सा। आई दैट इज करंट वैल्यू इक्वल टू चेंज इन चार्ज पर चेंज इन टाइम होता है, लेकिन यदि टाइम बहुत स्मॉल होता है उसको इंडिकेट करने के लिए होता है लिमिट डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम टेंडिंग टू जीरो, मतलब करीबन करीबन जीरो के आसपास का टाइम में हम चार्ज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वैसे टाइप का करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव शो करते हैं dq बाय dt। मतलब इसका ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें ये होता है, जैसे इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है, यदि कंडक्टर में चार्ज मान के चलो टाइम के हिसाब से बदल रहा है, कंडक्टर में चार्ज का वैल्यू जो है वो इंस्टेंटेनियसली बदल रहा है, अभी कुछ करंट है, कुछ समय के बाद कुछ करंट है, या चार्ज का फ्लो यदि मान लो अभी कुछ तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है, कुछ समय के बाद अलग तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब टाइम से रिलेटेड चार्ज का फ्लो चल रहा है, तो हम डेफिनेटली इस चीज को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या सिंपली बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट को फेवर करेंगे। मतलब मैं बोलना चाहता हूं यदि कंडक्टर में करंट का वैल्यू या चार्ज का वैल्यू टाइम के हिसाब से बदल रहा होता है, अभी कुछ चार्ज है, अभी मतलब 1 सेकंड के अंदर मैंने चार्ज कुछ ऑब्जर्व किया था, दूसरा सेकंड में कुछ अलग चार्ज ऑब्जर्व कर रहा हूं, टाइम के हिसाब से बदल रहा है चार्ज का वैल्यू, तो मैं क्या करने वाला हूं, करंट निकालने के लिए मैं एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में कितना करंट रहा होगा निकालने के लिए डेफिनेटली डेरिवेटिव करने वाला हूं, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया पहला तरीका जिसमें तुमको चार्ज दिया रहेगा इन टर्म ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा ये हो गया I इक्वल टू क्यू बाई टी। यदि मान लो वायर में एक फिक्स करंट फ्लो कर मतलब एक फिक्स चार्ज का फ्लो चल रहा है, हर जगह में चार्ज का मतलब फ्लो बराबर चल रहा है पूरा टोटल क्रॉस सेक्शनल में, तो उस केस में टोटल चार्ज कितना गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया, उससे हमारा एक करंट का वैल्यू मिलता है, ठीक है। I इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। अच्छा, यदि मान लो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, हम जानते हैं ऑलरेडी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, बट हमको मान लो इलेक्ट्रॉन का नंबर दे रखे हैं कि हाँ बस 10 तो नंबर है या 15 तो इलेक्ट्रॉन है या 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का नंबर दे रखा होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन बोल दिया कि इस एंड से वायर का इस एंड से दूसरे एंड में मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो चार्ज कितना पास होगा, तो डेफिनेटली हमको तो करंट निकालने के लिए चार्ज का वैल्यू चाहिए रहता है ना। करंट को फाइंड करने के लिए चार्ज का वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है,
तो हम क्या करने वाले हैं चार्ज निकालने के लिए हम क्या करने वाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ये कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन जो पास किया उसके द्वारा कितना चार्ज जा रहा है वो हमको मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम में वो सारा इलेक्ट्रॉन गए। ऐसा बोल दिया कि नहीं, वायर का एक एंड से 1000 इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड में आ गए 5 सेकंड के अंदर में, तो हम क्या करने वाले, पहले चार्ज का वैल्यू फाइंड करेंगे कि नहीं 1000 इलेक्ट्रॉन जाने से कितना चार्ज जा रहा है। तो उसके लिए अपने को एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है E, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो डेफिनेटली मैं क्या करने वाला हूँ Ne चार्ज निकाल लूंगा, Ne डाल करके और डिवाइडेड बाय टाइम, इससे तुम्हारा क्या होगा, करंट मिल जाएगा। सिमिलरली एक और स्पेशल केसेस है, उसको स्टडी करने से पहले एक और कंडीशन देख लो। करंट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, हम उसको चाहे तो करंट डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं। हालांकि करंट डेंसिटी बहुत लास्ट में है, बट करंट को हमको फाइंड करने का एक तरीका होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड सरफेस एरिया। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, करंट का एक डेफिनेशन बताया तुमको, करंट इज नथिंग बट फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। ये हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे डॉट डी। ये क्या होता है, करंट डेंसिटी का मतलब करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया तुमको मालूम है, और डीए एरिया में कितना करंट रहेगा मैं आराम से इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ। स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में हम लोग को करंट डेंसिटी मालूम है, जरा ध्यान देने का चीज है। मेरे एक छोटा सा सेक्शन है, डीए एरिया है, इससे कितना करंट जा रहा है पर यूनिट एरिया मालूम है, तो टोटल एरिया दिया रहेगा, तो डेफिनेटली टोटल एरिया के साथ में करंट डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल करंट मिल जाएगा। मतलब सिंपली जे डॉट डीए करना है अपने को, जिससे हमको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली यदि मान लो हमको ग्राफिकल क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, मान लो हमको चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, मतलब वाई एक्सिस में हमको चार्ज दे रखा हुआ है और एक्स एक्सिस में टाइम दे रखा हुआ है, और एक कंडक्टर के लिए बनाया जा रहा है कि एक कंडक्टर में हम देख रहे हैं कि चार्ज का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जैसा टाइम बढ़ जा रहा है, कंडक्टर में चार्ज का वैल्यू बढ़े जा रहा है। तो हमने जब ग्राफ को ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से ग्राफ मान लो बना हुआ है, ऐसे समझने के लिए खाली। तो ग्राफ में यदि हम स्लोप निकाल दें, देखो Q बाय T, स्लोप निकालने के लिए क्या करना, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y की जगह में किसको लिया गया है, Q, तो चेंज इन Q बाय चेंज इन T, चेंज इन Q बाय चेंज इन T, इसी को तो स्लोप बोला जाता है। इसका मतलब यदि Q वर्सेस T ग्राफ है तो हम स्लोप फाइंड कर देंगे, तो स्लोप से हमको करंट मिल जाएगा। देखो करंट निकालने के कितने सारे तरीके हो गए, ये हो गया Q टर्म में, T टर्म में तुमको चार्ज दे रखा होगा, डेरिवेटिव करके करंट का वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपली कितना चार्ज पास कर रहा है, पूरा चार्ज का वैल्यू दे रखा है, टाइम दे दिया है, तो करंट का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा Q बाय T। यदि इलेक्ट्रॉन के टर्म में दे के रखे है, नहीं इतना तो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, 50 तो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वायर, मतलब एक वायर को इतना सेकंड में, तो फिर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन पास किया उसका चार्ज निकाल लेंगे, बाय टाइम कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की तरह ही एक और पार्टिकल होता है, उसका हम लोग बोलते हैं होल। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सेम चार्ज होल का भी रहता है। इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका उल्टा डायरेक्शन में हमारा होल का फ्लो चलता है। याद रखना, करंट का डायरेक्शन इज सेम एज द फ्लो ऑफ होल, क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल माना जाता है। तो उसको हम जरा देर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो याद रखना सेम चीज है, यदि बोला कि नहीं सेमीकंडक्टर मटेरियल है, याद रखना कंडक्टर में वो नहीं पाए जाते, होल ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में पाए जाते हैं, और उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि मान लो बोला नहीं 100 होल एक मटेरियल से पास कर रहे हैं 10 सेकंड में, कितना करंट आएगा, तो सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक होल का चार्ज को हम E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ उसका होल का मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज मिल जाएगा और करंट मिल जाएगा, बाय टाइम कर देंगे तो करंट मिल जाएगा। तो इस तरह से एक ये हो गया हमारा, स्लोप से भी हम करंट निकाल सकते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट तरीके से भी हम चाहे तो करंट का वैल्यू को पता लगा सकते हैं या चार्ज का वैल्यू पता लगा सकते हैं। कभी कभी ग्राफ में तुमको, इसको तो मिटा दिया मैंने, 2 मिनट। कभी कभी क्या होता है, ग्राफ जो तुमको दिया रहेगा, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, या ध्यान देना, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हुआ है। यहाँ पे करंट दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा हुआ है। ग्राफ मान लो मैं ऐसे कुछ बना दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या बता रहा है, I बाई टी, स्लोप में चेंज इन I बाई चेंज इन टी। ऐसा कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। चेंज इन I मतलब करंट में कितना चेंज आ रहा है, बाय करंट टाइम में कितना मतलब बदलाव आ रहा है, ऐसा कोई प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने देखा कि इसका एरिया, इसके अंदर में एरिया क्या शो कर रहा है, देखो तो
एरिया के लिए क्या होगा, चलो मान लो मैं ग्राफ ऐसा बना लेता हूं, समझने की कोशिश करो। मान लो ऐसा एक रेक्टेंगल टाइप का ड्रॉ करता हूं, टाइम और करंट, ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो क्या दिख रहा है, जैसा टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है, करंट का वैल्यू स्टार्टिंग से लास्ट तक फिक्स्ड है। कैसा करंट के लिए ग्राफ होता है, डीसी करंट के लिए समझो जैसा, जैसा जैसा हमारा डीसी के लिए होता है, जैसा जैसा करंट का वैल्यू भी स्टेडी वाला, जैसा जैसा टाइम का वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं, करंट का वैल्यू पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक फिक्स दिखा रहा है। कभी कभी करंट बढ़ भी सकता है टाइम के हिसाब से, वो डिपेंड करता है सोर्स कैसा तुम्हारा दे रहे हो। मान लो वोल्टेज जो सोर्स हम लगा रहे हैं वो धीरे धीरे उसका वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो करंट भी सर्किट में बढ़ते जाएगा। तो अलग अलग पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन आई वर्सेस टी ग्राफ है। अच्छा, यदि मैं इसका एरिया ड्रॉ करूं, इसके अंदर का एरिया निकालूं, तो देखो तो मान लो एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है या कोई दूसरा शेप का मतलब ग्राफ बनता है। अच्छा, इसका एरिया क्या शो कर रहा है, एरिया के लिए देखो ये हाइट क्या शो कर रहा है, मान लो ये लेंथ और करंट को शो कर रहा है, ये वाला शो कर रहा है टाइम को शो कर रहा है। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब आई इंटू टी, अरे लेंथ इंटू ब्रेथ आई इंटू टी, ये क्या होता है, आई टी तो चार्ज होता है, तो याद रखना है। यदि आई वर्सेस टी ग्राफ है, आई वर्सेस टी ग्राफ है, तो एरिया जो रहेगा उसके अंदर में वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, यदि आई वर्सेस टी ग्राफ है तो तुम एरिया फाइंड कर दोगे उसके अंदर में, तो तुमको चार्ज मिल जाएगा। चार्ज मिल जाएगा तो फिर करंट निकालना एकदम आसान है, करंट निकालने के लिए चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से हमारा कुछ सिंपल अप्रोच है, फॉर्मूला कैसा अप्लाई करना है ये हमने यहाँ से सीख लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखो देख रखा हुआ है एक सर्कुलर सेक्शन के लिए, मतलब यहाँ पे ये दे रखा हुआ है, इसको जरा सा मिटा लेता हूँ। तो सारा फॉर्मूला को जरा दिमाग में रख लेना इसको पहले उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, इधर लिख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला बहुत बार क्या होता है सवाल में ऐसा बोल देता है कि नहीं एक एटम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूमे जा रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, अब उससे कितना करंट जनरेट हो रहा है। वैसा टाइप का, या बोल सकते हो कि नहीं एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक प्रोटॉन घूम रहे हैं, या एक सर्कुलर ऑर्बिट में कुछ भी दे सकता है ऐसी टाइप का, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मान लो हमको बोला गया है कि नहीं एक He2+ आयन घूम रहा है, कुछ भी ऐसा सवाल दे सकता है। तो उस केस में कितना करंट जनरेट होगा, यदि ऐसा टाइप का सवाल दे रखा है। मैं एक सिंपल एटम वाला लेके चलता हूं पहले। तो लेट अस कंसीडर हमारे पास में एक न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसके चारों तरफ घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वो जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस मान लो है r, रेडियस ऑर्बिट हो गया r। इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं उसका चार्ज का वैल्यू ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, इसका जो ये है क्या बोलते हैं इसका वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो इसका वेलोसिटी को भी लिया गया है। इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी से या स्पीड से, स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलने से एक्चुअली में डायरेक्शन हर मोमेंट में चेंज हो रहा था, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा था, तो मैं स्पीड ले रहा हूँ। मान लो जो स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है उस स्पीड को मैं ले लेता हूँ v। समझ में आ रहा है, रेडियस है r, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e, और ये क्या करे जा रहा है कंटिन्यूअसली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे जा रहा है विद वेलोसिटी या स्पीड v। हमको बोला गया है कि बताओ कितना करंट प्रोड्यूस होगा एक पार्टिकुलर ये ऑर्बिट का कोई भी एक पार्टिकुलर सेक्शन में, या कोई भी एक जगह बोलो यहाँ पे कितना करंट महसूस हो रहा है, यहाँ पे कितना करंट महसूस हो रहा है, हमको ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो हम इसको कैसा डील करेंगे, पहले तुम क्या कर लेना, हमको मालूम है करंट निकालने के लिए टोटल चार्ज का वैल्यू चाहिए रहता है और टोटल टाइम का वैल्यू चाहिए रहता है। बस ये दो चीज मालूम होने से तुम आसानी से तुम क्या कर सकते हो, करंट निकाल सकते हो। तो सबसे पहला चीज एक चीज जरा ध्यान देना, यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक चक्कर के लिए एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 2π इंटू आर सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन में हमारा इलेक्ट्रॉन कवर करने वाला है। ठीक है, इसके लिए जो भी टाइम लेता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। याद रखना, कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए टाइम लेता है t, ठीक है, और उसका मान लो हमारे पास में वो टाइम मतलब उसका ये क्या बोलते हैं किसका जो टोटल लेंथ कवर कर रहा है वो 2πr। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम एक के लिए। अच्छा, इसका वेलोसिटी है v या स्पीड है v। तो हम जानते हैं किसी भी बॉडी का स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है एक बार के लिए 2πr डिवाइडेड बाय एक के लिए टाइम। समझ में आ रहा है,
तो मैं यदि टाइम निकालना चाहूंगा तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय भी। जरा समझने की कोशिश करो। हम जानते हैं किसी भी बॉडी का यदि स्पीड निकालना रहता है तो डिस्टेंस बाय टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एकदम आसान चीज होता है टाइम निकालने के लिए, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि इसने एक चक्कर मार रहा है, जरा ध्यान देना, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई आर। और यदि इसका वेलोसिटी भी है तो कितना टाइम में वो एक चक्कर घूम रहा है, तो डेफिनेटली 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल वेलोसिटी। इससे हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड निकलता है। फिर से बोलता रहा हूं, टाइम पीरियड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस एक चक्कर में कितना ले रहा है, बाय टोटल स्पीड कितना है, इससे तुम्हारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड मतलब एक रिवोल्यूशन का टाइम एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम वो लेने वाला है। दूसरा चीज ये हो गया फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल एक सेकंड में वो इस ऑर्बिट को कितना बार रिवॉल्व करने वाला है, क्योंकि बहुत स्पीड ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का, तो एक सेकंड में बहुत बार उसको घूम देने वाला है। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है, जरा ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 बाय टाइम पीरियड ही बोल सकते हो उसको। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या सिंपली बोल सकते हैं एक सेकंड के अंदर में कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लेने वाला है। एक सेकंड टाइम दो और उस सेकंड में वो कितना बार घूम जाएगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब देखो करंट कैसा होता है। करंट निकालने के लिए क्या होगा, एट एनी मोमेंट यदि करंट निकालने के लिए बोल रखा है तो एकदम आसान चीज है। करंट के लिए क्या होने वाला है, पहला चीज कितना चार्ज होने वाला है। तो याद रखना, यदि मान लो इस पॉइंट में मेरे को चार्ज करंट निकालने के लिए बोला, कोई भी ऑर्बिट का कोई भी एक पॉइंट तुमको दे देगा, बोला वहां पे करंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक रिवोल्यूशन ले रहे हैं, मतलब यहां तक पहुंचाने के लिए उस रिवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो किया। अरे क्लोज सर्किट नहीं होगा, यहां से निकल के यहां तक पहुंच रहा है। यदि मान लो ये मेटल का एक वायर होता है, मान के चलो ऑर्बिट के छोड़ करके, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल के यहां तक जा रहा है, एक क्लोज सर्किट नहीं हो रहा है। तो ये क्लोज सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता है एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज। करंट कैसा निकलता है, करंट यदि मैं बोला ऑर्बिट का कोई भी एक जगह में तुमको करंट चाहिए, यदि ऑर्बिट का कोई भी एक जगह में तुमको करंट चाहिए तो तुम ऐसा कर सकते हो कि हम वहां से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना, मतलब वहां पे एक सेल है मान के चलो, ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर घूम के यहां तक आ रहा है, तो एक कितना चार्ज का फ्लो चल रहा है यहाँ एक एंड से दूसरी एंड तक, तो डेफिनेटली चार्ज का फ्लो तो एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऊपर में डाल दिया, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लेने वाला है। तो टाइम तो हम लोग देखो यहां से निकाल कर रखे हैं, टाइम मतलब याद रखना टाइम के लिए 2 पाई आर डिवाइडेड बाय भी मतलब उसका स्पीड जो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पाई आर डिवाइडेड बाय बी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय बी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आई इक्वल्स टू ई भी बाय 2 पाई आर। ये हो गया तुम्हारा करंट का वैल्यू, मतलब चार्ज इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2 पाई आर। ओके, तो हमने करंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हमने देखे और उसको करंट निकालने का या चार्ज निकालने का अलग अलग तरीका हमने देखा। अब उससे रिलेटेड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन दिखाई सही रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू, है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज क्यू इन टर्म ऑफ टी एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। मतलब यहाँ पे सवाल में ये दे रखा हुआ है कि कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू से जो चार्ज पास कर रहा है वो चार्ज एक्चुअल में टाइम के टर्म में है, मतलब टाइम के हिसाब से वो उसमें चार्ज का वैल्यू बदल रहे हैं, और वो दे रखा हुआ है तुम्हारा चार्ज का वैल्यू इन टर्म ऑफ टाइम इक्वल टू दे रखा हुआ है एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये हमको करंट का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू दे रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू से चार्ज जो है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या दिखा रहा है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी। अच्छा, तो पहला बिट को हम सॉल्व करते हैं। पहला बिट में हमको क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, हमको दे रखा है चार्ज का वैल्यू दे रखा हुआ है इन टर्म ऑफ टाइम, और हमको बोल रखा है कि यहाँ पे ए और बी और सी जो दे रखा है 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, और इसका डायमेंशन निकालने के लिए बोल रखा हुआ है। एकदम आसान चीज है ये, एक्चुअल में 10th जब 11th में तुमने पढ़ा हुआ था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इससे ये होता है कि यदि कोई भी दो चीज को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली दोनों डायमेंशनली सेम होना चाहिए। अच्छा देखो लेफ्ट साइड में क्या है, चार्ज दे रखा हुआ है, मतलब डेफिनेटली ये सब भी चार्ज रहे होंगे, क्योंकि एलएचएस चार्ज होता है तो आरएचएस भी तो चार्ज होने चाहिए। अच्छा ये और ये तीनों ऐड हो रहे हैं, मतलब इसका डायमेंशन भी चार्ज के डायमेंशन के बराबर, क्योंकि चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज होगा तब तो आंसर चार्ज मिलेगा।
मतलब ये तीन चीज को ऐड कर रहा हूं तो इंडिविजुअली तीनों का तीनों कहीं ना कहीं चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर चार्ज रहेगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए टी स्क्वायर इज सेम एज चार्ज का डायमेंशन, इसको पूरा चार्ज ले सकता हूं। तो चार्ज का डायमेंशन याद करो क्या होता है, A1T1, ठीक है। तो ए तो मालूम नहीं है, टी टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा टी, लेकिन स्क्वायर है तो T2, दैट्स वाई A1T1। तो ए का डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा कितना, दैट इज A1T1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे T2, डिवाइड हो गया इस तरफ। आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा T⁻⁻1, बिकॉज ऊपर में T1 था नीचे T2 था, तो T1 और T2 कैंसिल होकर ऊपर में T⁻⁻1, मतलब हो गया। यहाँ पे एक्चुअल में ए जो है उसका डायमेंशन होगा A1T-1। सिमिलरली ये भी डेफिनेटली चार्ज रहा होगा, क्योंकि ये चार्ज है तो ये चार्ज है, तो ऐड होगा तो फिर रिजल्टेंट भी चार्ज होने वाला है। ओके, तो सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो बी टी को भी, मतलब यह लिख देना शॉर्ट में, देखो सिमिलरली मैं बी टी को भी उसका डायमेंशन किसके बराबर, चार्ज, ये भी तुम्हारा चार्ज के बराबर कहीं ना कहीं रहा होगा, तो चार्ज का डायमेंशन होता है A1 × T1, ठीक है। बी का डायमेंशन तो मालूम नहीं है, टी है, T1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया A1T1। देखो T1 से T1 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो B इक्वल टू कितना होगा A1, मतलब यहाँ पे B एक्चुअल में करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसका डायमेंशन A1 आ रहा है। C का डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि देखो C के साथ कोई वेरिएबल दिया ही नहीं हुआ है, डेफिनेटली C चार्ज के बराबर ही रहा होगा, तो C का डायमेंशन तुम्हारा कितना होगा A1T1। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह का प्रॉब्लम को पहले हमने डायमेंशन को सॉल्व किया। उसके बाद में पहला बीट को सॉल्व करिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज किया गया है, क्योंकि तीन क्वांटिटीज ऐड होकर के और रिजल्टेंट चार्ज बना रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल क्वांटिटी भी चार्ज के बराबर रहे होंगे, तो उसको यूज करके मैंने ये डायमेंशन सॉल्व किया, ठीक है। सेकेंड बीट जो है, इसी का सेकेंड बीट क्या दे रखा हुआ है, सेकेंड बीट देख रखा हुआ है, इफ द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन एसआई यूनिट, जो ए बी और सी दे रखा हुआ है, इसका वैल्यू एसआई सिस्टम में दे रहा है, और ये 5, 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t = 5 सेकेंड। मतलब ये हमको बोल रहा है कि हमको सेकेंड बीट में ये दे रखा हुआ है कि तुम ए बी और सी के जगह में तुम कितना पुट कर सकते हो, 5, 3 एंड 1 एसआई सिस्टम में। तो मैं क्या किया, चलो ठीक है, क्यू इन टर्म ऑफ टाइम हमको दे रखा था, और ए के जगह में हमको 5 पुट करने के लिए बोला है, तो ये होगा 5t² प्लस bt, बी की जगह में 3 पुट करने के बोला हुआ है, 3t प्लस सी की जगह में 1 पुट करने के बोला है। इसका मतलब हो गया, इक्वेशन हमारा हो गया क्यू इन टर्म ऑफ टी इक्वल टू 5t² प्लस 3t प्लस 1। अब हमको बोल रखा है करंट का वैल्यू निकालो जब t इक्वल टू 5 सेकेंड रहा होगा। हम जानते हैं चार्ज दे रखा हुआ है, और ये चार्ज इन टर्म ऑफ टाइम है, तो करंट निकालने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, dq/dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टी टर्म में ऑलरेडी दे रखा है, तो डेरिवेटिव कर देने से करंट मिल जाएगा। तो I = d/dt। अब बताओ इसका, ये हो गया 5t² प्लस 3t प्लस 1। जरा डेरिवेटिव सीख के रखना पड़ेगा इसके लिए, जो 11th में नहीं किया है, 12th में भी डेरिवेटिव नहीं किया है, तो उसको जरा दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी सिंपल डेरिवेटिव कोई बड़ा ज्यादा भी नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ 5t² कितना हो जाएगा, ये हो गया 10t के बराबर हो जाएगा। d/dt ऑफ 3t बिकम्स t, और डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा 0। I का वैल्यू निकल गया, I = 10t प्लस 3। लेकिन हमको बोल रखा है कि करंट का वैल्यू होना चाहिए जब t का वैल्यू 5 सेकंड रहेगा। तो करंट एट t = 5 सेकंड इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 इंटू टी का जगह 5 सेकंड डाल दो, टी की जगह 5 डाल दिया, प्लस 3। अब सॉल्व करने से हो गया 5 और 10 50 प्लस 3 मतलब 53 एम्पियर। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर देख लो, सेकंड बिट जो मैंने लिख रखा हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे देख दो, सवाल को रीड कर दे रहा हूँ। लिखा हुआ है द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन द टाइम एज I = I0 प्लस अल्फा टी। ये बोल रखा है जो कि मतलब एक कंडक्टर है या एक वायर है, उसमें जो करंट है, ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट का जो वैल्यू रह रहा है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ में डिपेंड करने वाला है। मतलब टाइम को चेंज करेंगे तो करंट का वैल्यू भी बदलेगा, मतलब टाइम से रिलेटेड करंट का वैल्यू है। और वो इक्वेशन है I = कितना है, I = I0 प्लस अल्फा इंटू टी। देखो टाइम को 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि मैं टाइम को 0 ले लूंगा
तो करंट का वैल्यू कितना होगा, I0 के बराबर हो जाएगा। टाइम को यदि मैं 1 सेकेंड ले लूं तो यहाँ पे 1 फिर अल्फा इंटू 1 होकर के कुछ वैल्यू आएगा, फिर I0 के साथ ऐड हो गया, रिजल्टेंट आएगा। मतलब ये जो आई करंट जो वैल्यू मेरे को वेयर में मिल रहा है वो एक्चुअल में टाइम से डिपेंडेंट करंट है। टाइम चेंज करोगे तो करंट का वैल्यू भी बदलेगा, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट करंट है, जहां पे कि I0 का वैल्यू हमको दे रखा है, I0 इक्वल टू 10 एम्पियर, और एक तो अल्फा का जो वैल्यू दे रखा है, अल्फा एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू भी दे रखा है 4 एम्पियर पर सेकंड। देखो सब यूनिट को यदि हम चेक करते हैं तो एम्पियर जो करंट का यूनिट है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, ये यदि करंट होता है तो ये दोनों मिलके भी करंट होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने पिछले वाला प्रॉब्लम में सॉल्व किया था कि I0 यदि करंट है तो ये भी करंट होगा, तब तो ऐड होकर रिजल्टेंट करंट बनाएगा। तो अल्फा इंटू डी मिलकर करंट बना रहा, जो भी है। अल्फा का वैल्यू हमको दे रखा हुआ है 4 एम्पियर पर सेकंड, ऐसा यूनिट में। अब बोल रखा है फाइंड द चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस ए सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड के अंदर में उस सेक्शन के थ्रू से कितना चार्ज पास किया गया रहेगा। मैं एक बार सवाल को फिर से बोल दे रहा हूं। बोला गया है एक वायर है, समझो इधर एक वायर है, उस वायर के थ्रू से जो करंट पास कर रहा है वो करंट का वैल्यू कुछ इस तरह से बदल रहा है टाइम के हिसाब से। करंट थ्रू दिस वायर I इक्वल टू I0 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है। टाइम के हिसाब से चेंज होने वाला करंट है। अच्छा, अब सवाल में बोल रहा है कि 10 सेकेंड हमने सर्किट को इस तरह से ऑन रखा तो 10 सेकेंड के अंदर में कितना चार्ज पास हो जाएगा। मतलब जैसा मैं इसको कनेक्ट किया हूं तो करंट का वैल्यू इस तरह से बदल रहा है। अब 10 सेकंड तक हमने टाइम दिया तो 10 सेकंड के थ्रू से कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू से पार हो रहेगा। तो हम चलो ठीक है काम करते हैं, कैसा निकालेंगे। मतलब ये करंट डेफिनेटली टाइम डिपेंडेंट करंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम डिपेंडेंट करंट को हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल करंट है, टाइम के हिसाब से चेंज होने वाला करंट है। तो डेफिनेटली I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू करंट, ठीक है। तो डी क्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस तरफ भेजना पड़ेगा डी टी को, तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी। क्योंकि आई एक वेरिएबल करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमको निकालना है यहाँ पे डी क्यू, दैट्स व्हाई मैं डी क्यू को रखा हूं और डी टी को उस तरफ भेज दिया हूं, ठीक है। अब उसके बाद में डी क्यू को रहने दो इधर, इक्वल टू आई की जगह में आई का वैल्यू डाल दो, I0 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है, इंटू डी टी। देखो लेफ्ट साइड चार्ज रह गया और राइट साइड देखो टाइम के टर्म में बाकी सब है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट I0 का वैल्यू दे रखा है तो I0 तो फिक्स्ड हो गया, अल्फा का वैल्यू दे रखा तो अल्फा तो फिक्स्ड हो गया। मतलब राइट साइड तुम्हारा टाइम के टर्म में आ गया, लेफ्ट साइड तुम्हारा चार्ज के टर्म में आ गया, है ना। इस जो टेक्निक मैंने जो किया दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा दिमाग। डी क्यू निकालना था, मैंने डी टी को उधर भेज दिया। अब डी टी रहने दिया और करंट का जो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू दे रखा था I इक्वल टू I0 प्लस अल्फा टी, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम का अंदर में चार्ज पता लगाना है। हमने स्टार्ट किया था जब उस समय का टाइम 0 लेना पड़ेगा, और कब तक की प्रोसेस को चला रहे हैं, डेफिनेटली 10 सेकेंड तक का हमको चार्ज देखना है। तो वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमको डी क्यू स्मॉल चार्ज का वैल्यू इन स्मॉल टाइम मालूम है। यदि मैं पूरा टाइम इंटरवल बता दूं कि 0 से लेकर के 10 सेकंड के अंदर में कितना हुआ तो निकाल सकते हैं। तो राइट साइड देखो क्या हो रहा है, टर्म मतलब राइट साइड जो है तुम्हारा टाइम के टर्म में दे रखा हुआ है, तो मिनिमम टाइम यहाँ पे लिखा था लोअर टाइम जो कि 0 हो सकता है, मैक्सिमम टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड जो कि मैक्सिमम टाइम है ना। हमको कितना टाइम के अंदर में ऑब्जर्व करना चार्ज का वैल्यू को, तो डेफिनेटली राइट साइड टाइम के टर्म में है तो लिमिट हम टाइम के टर्म देने वाले हैं। तो 0 सेकंड से 10 सेकंड का बीच का चार्ज निकालना है। मतलब जैसा सर्किट में कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो करना शुरू किया तो उस समय का टाइम को 0 लेना पड़ेगा, और 10 सेकंड तक हम चार्ज का फ्लो को देख रहे हैं, मतलब करंट को देख रहे हैं। चार्ज का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम चार्ज जब टाइम 0 रहा होगा उस समय चार्ज तो सर्किट में कुछ आया ही नहीं रहेगा। अरे जब हमने जस्ट कनेक्ट किया है सर्किट को तो चार्ज फ्लो जस्ट स्टार्ट किया है, तो जब टाइम 0 रहा होगा, यहाँ पे टाइम मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज के टर्म में देने वाला 0। अच्छा, जब 10 सेकंड हो जा रहेगा, मान लो क्यू अमाउंट का चार्ज वहां पे डिपॉजिट हो गया है। ओके, मैं लिमिट कैसे ले रहा हूँ जरा ध्यान देना। यहाँ पे लोअर लिमिट, टाइम की लोअर लिमिट 0, मिनिमम टाइम स्टार्ट जैसे हमने सर्किट को ऑन किया है उस समय टाइम 0 रहेगा, लेकिन उस समय तक चार्ज भी तो क्रॉस नहीं किया रहेगा, तो उससे 0 ठीक है। जब 10 सेकंड टाइम हो चुका है पूरा धीरे धीरे करके, तो 10 सेकंड टाइम होते होते कुछ चार्ज जमा हो जाएगा, यही तो चार्ज चाहिए अपने को। अब इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन नहीं सीखा है जरा ट्राई करना सीख लेने का। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू। अब हम जानते हैं लिमिट वाला है तो 0 से
ऐसा इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद में राइट साइड में ब्रैकेट डाल के ऐसा लिखा जाता है। इसका इंटीग्रेशन देखो, ये 0 से 10 सेकंड तक का है और ये I0 प्लस अल्फा टी। मैं वैल्यू डाल दे रहा हूं तो जैसा तुमको आसानी हो। अच्छा इसको मैं नहीं करता हूं, पहले जरा सा पहले लिख लेता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से क्यू डी क्यू। अच्छा एक काम करते हैं, ये वैल्यू स्लोप को डाल देते हैं 0 से 10। अच्छा ये I0 क्या है, I0 का वैल्यू हमको दे रखा है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लिया, प्लस अल्फा की जगह में 4 टी तो मालूम नहीं है टी। अच्छा टी यहाँ पे तुम 10 सेकंड मत डाल देना क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, ठीक है, dt। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dq का हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल Q। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका लिख दे रहे हैं यहाँ पे, dq के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा q, और जो लिमिट रहता है उसको ऐसा लिखना पड़ता है 0 से कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है। जब अपर लिमिट यहाँ पे डालूंगा कैपिटल Q माइनस लोअर लिमिट 0, तो कैपिटल Q खाली बच जाएगा। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन याद करो, 10 का एकदम आसान वाला इंटीग्रेशन समझाएगा उसको। तो 10 इंटू टी सेपरेट करके इंटीग्रेशन जब करेंगे 10t प्लस 4t² बनेगा, ठीक है, 10t प्लस 4t² बाय 2, क्योंकि t का पावर 1 है तो t का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म हो गया, प्लस से लिखने का जरूरत नहीं बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से 10 बढ़ रहे तो, ठीक है। ओके अब मैं इधर लिख देता हूं जरा सा, दैट मीन्स q इक्वल टू, अच्छा बताओ एक बार t के जगह में यहाँ पे तो कैंसिल कर देते, पहले 2 से ये 4 कैंसिल, 2 जा 4 हो गया। अब देखो ये बन गया 10t प्लस 2t²। अपर लिमिट एक बार डाल देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे। अपर लिमिट डालने से बेटर रहेगा, कितना होगा देखो, तो अपर लिमिट डाल रहा हूं यहाँ पे, तो 10 इंटू टी के जगह में 10, कितना हो गया 100, ठीक है, 10 इंटू प्लस उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी टी डालना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 इंटू 2 हो गया 200, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो टी के जगह में 0, यहाँ पे टी के जगह में 0, तो टोटल आंसर 0 हो जाएगा इधर। मतलब Q इक्वल टू 300 कूलम। मतलब यहाँ पे ये बोलेंगे कि 10 सेकंड के अंदर में उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू से 200 कूलम का चार्ज पास कर जाएगा। जरा सा इंटीग्रेशन को तुमको इसमें आना चाहिए। ओके तो नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन एक्चुअल में इसमें दे रखे हुए हैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्चुअल में पूरा कंप्लीट सवाल ये था कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू से जो करंट पास कर रहा है वो करंट का वैल्यू टाइम के हिसाब से वेरिएबल है, मतलब टाइम अलग अलग समय में अलग अलग करंट का वैल्यू जा रहा है। तो करंट कैसा रहेगा और टाइम के साथ में उसको यदि हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कोई भी कंडक्टर के साथ में, तो मान लो ये इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमको सवाल ये दे रखा हुआ है कि बताओ पूरा एंटायर टाइम की ड्यूरेशन जो कि 3 सेकंड में यहाँ पे ले रखा हूं, ये एंटायर 3 सेकंड के अंदर में उस कंडक्टर के थ्रू से कितना अमाउंट का चार्ज पास किया रहेगा। तो इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में तुमको बता के रखा हुआ है कि जब भी करंट वर्सेस टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ के अंदर में जो एरिया सेक्शन रहा होगा वो एरिया एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसेस थ्रू द कंडक्टर। तो हमको इन शॉर्ट एरिया निकालने के लिए बोल रखा हुआ है, तो एरिया हम आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। इधर से करते हैं, एरिया कितना हुआ देख लो फटाफट। तो 0 से 1 सेंटीमीटर का, सॉरी 0 से 1 सेकंड का एरिया, डेफिनेटली ये एरिया पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में इस तरह का एरिया मिल रहा है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा स्क्वायर टाइप का बन रहा है, और 2 से 3 सेकंड के बीच में ये हमारा ट्रापेजियम शेप में आ रहा है। हमको ये टोटल एरिया पता लगाना है, किसी तरह से भी टोटल एरिया यदि हम पता लगा लेंगे तो जो मिलेगा मेरे को टोटल चार्ज कितना कंडक्टर के थ्रू से पास कर रहा है वो मिल जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं टोटल चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर इज नथिंग बट एरिया, मैं नाम दे देता हूं OABC, एरिया एनक्लोज बाय, ठीक है, OA AB एंड BC। मतलब OA या एरिया अंडर द ग्राफ OA AB एंड BC, मतलब O और A के नीचे में कितना एरिया है, A और B के नीचे में कितना एरिया, और B और C के द्वारा कितना एरिया है, मतलब टाइम एक्सिस और इसके अंदर में कितना एरिया हो रहा है, टोटल एरिया निकाल दोगे तो टोटल चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए तो हम देखो ट्रायंगल दिख रहा है OA और इसके बीच में जो एरिया रहेगा वो ट्रायंगल का एरिया है, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा फटाफट बोलो, बेस इंटू हाइट,
तो यहां से यहां का वैल्यू कितना दे रखा है, 0 से लेकर 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का टाइम इंटरवल हुआ, तो हाफ इंटू बेस की जगह में ये यूज होगा और हाइट की जगह में ये यूज होगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस का वैल्यू हो गया 1 इंटू हाइट की जगह में देखो हाइट कितना 10 एम्पियर दिखा रहा है, वहां पे एम्पियर में रीडिंग ले रखा हूं, तो यहाँ पे 10, तो इतना एरिया निकल गया। लेकिन टोटल चार्ज हमारा पूरा 3 सेकंड का निकालने के लिए, यदि हमको खाली बोलते हैं 0 से 1 सेकंड में कितना चार्ज गया तो इतना रहेगा, लेकिन हमको और भी एरिया चाहिए, प्लस रिमेनिंग देखो 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में टाइम गैप कितना हो गया, डेफिनेटली 1 सेकंड का टाइम गैप हुआ, तो 1 सेकंड का टाइम गैप हुआ। और करंट अभी भी देखो कितना सर्किट में दिखा रहा है, 10 एम्पियर दिखा रहा है, क्योंकि ए से बी ज्यादा करंट का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक देखो स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर टाइप का बना है, रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ ले सकते हैं। तो बताओ लेंथ इंटू ब्रेथ करते तो क्या होगा, लेंथ हमारे पास में मान के चलो 1 सेंटीमीटर, इसको मैं लेंथ ले रहा हूँ, इसको ब्रेथ ले, किसको भी एक लेंथ ले लो, किसी को ब्रेथ ले लो ना, मान के चलो। तो चलो इसको मैं एक काम करते हैं, लेंथ ले लेता हूँ ये वाला सेक्शन के लिए, एक रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है, इसका ये हाइट कितना दिखा रहा है, ये हाइट दिखा रहा है 10 और यहाँ से 1, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 1, ये इतना सेक्शन का एरिया निकल गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा चार्ज। प्लस अब देखो ये वाला हिस्सा, ट्रापीजियम का यदि फॉर्मूला मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है। ट्रापीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर हाइट। मतलब यदि वो याद है तो बढ़िया बात है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। मान लो हमारे पास एक ट्रापीजियम इस तरह का शेप का है, ट्रापीजियम ऐसा शेप का होता है, इसमें 2 पैरेलल साइड होते हैं, एक साइड ए और एक साइड बी, ये पैरेलल साइड है मान के चलिए, एक साइड और ये साइड पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल होंगे, पैरेलल साइड। दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर गैप होगा उसको मैं एच ले लेता हूं कुछ समय के लिए। तो इसके द्वारा एरिया निकालना एकदम आसान है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू दोनों के बीच में रहने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर हाइट। देखो ये ट्रापेजियम टाइप का ही है, ये जरा सा टेढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रापेजियम ही है। ठीक है, देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल साइड है, ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे से पैरेलल साइड है, तो मैं फॉर्मूला हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो दिस हाइट प्लस दिस हाइट। बताओ ये हाइट कितना दिखा रहा है 10 और ये हाइट यहां से यहां हाइट कितना है 20। देखो उधर रीडिंग दिखा रहा है, तो 10 प्लस 20 जगह नहीं उधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 20 इनटू परपेंडिकुलर गैप बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर गैप तो यही दिख रहा है, सीधा ही था। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, यहाँ परपेंडिकुलर ऑलरेडी दे रखा है, देखो सीधा ही था। मतलब ये लाइन और ये लाइन जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में परपेंडिकुलर गैप 2 से 3, तो 2 से 3 का गैप कितना होता है 1 सेकेंड, डेफिनेटली इंटू 1। इसको यदि सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली टोटल एरिया हमको इससे मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 5, कितना हो गया 5 प्लस ये कितना हो गया 10 प्लस ये हो जाएगा 10 30 बाय 2 15, मतलब हो गया तुम्हारा कितना 15 और 15 30 कूलम का चार्ज यहाँ से इतना, मतलब सेकंड के अंदर में 30 कूलम का चार्ज यहाँ पे पास कर गया रहेगा। तो ये हो गया पहला सवाल। ठीक है, ऐसे टाइप का सवाल देगा तो हम इस तरह से डील करेंगे, चार्ज वार्ज निकाल सकते हैं इसके थ्रू से, करंट भी फाइंड कर सकते हो, चार्ज मिल गया टाइम मिल गया करंट भी निकाल सकते। तो नेक्स्ट हो गया 4th नंबर। देखो 4th नंबर में एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें दे रखा हुआ है कि, मैं क्वेश्चन को पहले रीड कर देता हूँ। लिखा हुआ है इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो बोर्स मॉडल दिया गया था एटम को डिस्क्राइब करने के लिए, उस मॉडल के हिसाब से क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 इंटू 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, ये हमको करंट निकालने के लिए बोल रखा है। तो पहले सवाल ये है कि ये बोर्स मॉडल बोला क्या था। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एक्चुअली में 2D मॉडल है, 2 डायमेंशनली एटम को समझाने की कोशिश किया गया है। तो इस मॉडल के हिसाब से क्या होता है ना, हाइड्रोजन एटम के बारे में ज्यादा बेटर होता है ना। तो इसमें ये हो गया कि न्यूक्लियस एक हो गया और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक गिवन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और एक प्रकार का रिवोल्यूशन, एक प्रकार का वो घूमने के कारण एक प्रकार का क्या होगा सर्किट, एक सर्किट का फॉर्मेशन कर रहा है। हम जानते हैं जैसे कोई कंडक्टर को हम क्या सेल से कनेक्ट कर देते हैं, सेल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को भेजता है और एक कंटिन्यूस सर्किट बनाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो होता है।
मतलब सेम तो कंडीशन हमको देखने को मिल रहे हैं इन केस ऑफ एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे खाली कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सेम एक सर्किट बन रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं हाइड्रोजन एटम को दिखा देता हूँ। न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया उसका ऑर्बिट जिसके अबाउट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये हो गया रेडियस आर। अच्छा, पहले डाटा क्या क्या दे रखा है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। हमको यहाँ पे डाटा दे रखा हुआ है, फिर इसका कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे डाटा दे रखा हुआ है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है जिसके अराउंड ये न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका रेडियस है 5.1 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डाटा दे रखा हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितना बार घूम रहा है, ये दे रखा है 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 आरपीएस। आरपीएस मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड। उसके बाद दे रखा है और तो कुछ दिया नहीं, करंट निकालने के लिए बोल रखा है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और हमको बोल रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन के कारण है ना कितना करंट बन रहा है। ऐसा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि देखो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में वो कितना बार घूम रहा है, ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में इतना बार रिवॉल्व कर रहा है, मतलब मैं एक सेकंड में यहाँ पे खड़ा होकर ऑब्जर्व यदि करता हूँ, मान के चलो ऑर्बिट मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर रख लेते हैं, एक सेकंड यहाँ पे खाली आप खड़ा होकर देख रहा है, तो एक सेकंड में ये घूम कितना जा रहा है, एक सेकंड में करीबन ये 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 बार वो रोटेट कर जा रहा है, क्योंकि इसका स्पीड दे रखा हुआ है रिवोल्यूशन पर सेकंड। मतलब एक सेकंड तक एक ऑब्जर्वर यदि यहाँ पे खड़ा रहता है तो उसको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 6.8 इंटू 10 टू द 15 टाइम रिवॉल्व कर गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना बहुत ज्यादा टाइम रिवॉल्व कर रहा है। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं कि ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा होगा कि 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां को आ रहा है एक सेकंड के अंदर में। एकदम कॉमन चीज है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, स्पीड है तुम्हारा कितना उसका मतलब उसका ये फ्रीक्वेंसी है 6.8 इंटू 10 टू द पावर 8 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब यदि एक सेकंड तक हम कोई पॉइंट में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो करीबन कितना चक्कर ले रहा है, 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 रिवोल्यूशन ले रहा है। मतलब हम यदि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें तो ऐसा लगना शुरू होगा कि एक सेकंड का टाइम है, यदि मैं टाइम को एक सेकंड ले लूं तो एक सेकंड में यहां से इलेक्ट्रॉन घूम करके यहां तक आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन घूम करके आया यहां से, ऐसा करके 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम कर ले रहा है। मतलब मैं ऐसा ही मान सकता हूं 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कैसे जा रहे हैं। बराबर चीज है, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो लगेगा कि इस एंड से निकल करके इस एंड को वापस इस पॉइंट में आ रहे हैं, जो कि हमारा हो रहा है 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ले रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब हालांकि इलेक्ट्रॉन एक ही तो है, लेकिन ये ऑब्जर्वर को लग रहा है कि 6 पॉइंट, क्योंकि एक सेकंड मात्र उसने ऑब्जर्व किया हुआ है और एक सेकंड के अंदर में ये 6.8 इंटू 10 टू द 15 रिवोल्यूशन ले रहा है। मतलब इतना तो उसको ऐसा लगना शुरू होगा कि इतना तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है हर एक सेकंड के अंदर में। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं, मैं अलग तरीके से अप्रोच कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन टाइप का लग रहा है इन 1 सेकेंड। तो करंट कितना बनेगा, करंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, करंट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कितना चार्ज पास कर रहा है एक पॉइंट से या वायर के कोई एक एंड से दूसरे एंड तक, और डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रहा है। कितना चार्ज पास कर रहा है हम देख रहे हैं, इसी पॉइंट को लेकर बेस करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगना शुरू हो गया कि 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो उसका चार्ज कितना होगा, उसके द्वारा कितना चार्ज उस पॉइंट को पास कर रहा होगा, तो डेफिनेटली Q इक्वल टू NE होता है, ठीक है। डिवाइडेड टाइम को मैंने 1 सेकंड दिया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखा था 1 सेकंड के लिए, हमने करंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो टाइम 1 सेकंड, सवाल में दिया नहीं 1 सेकंड, बट फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो वो 1 सेकंड का कैलकुलेशन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड ले लिया। अब एक काम करो, N क्या है, N कितना है, तो N हो गया 6.8, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना,
जो आएगा वो करंट का वैल्यू आ जाएगा। मतलब तुम इमेजिनेशन कर सकते हो कि जो तकनीक था ये मैंने बताया इस बेसिस पे कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से घूमे जा रहे हैं, हमको एक फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसका मतलब समझ जाना, यहाँ पे यदि एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है तो एक सेकंड में इसको कितना बार घूमते हुए लग रहा है, मतलब इन शॉर्ट एक सेकंड में यहाँ से इस रीजन से कितना तो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन घूम के वापस इधर ही आ रहा है। तो यहाँ पे उसको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि इस रीजन को क्रॉस करके जा रहा है 6.8 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकंड में क्रॉस करके जा रहा है। मतलब यहाँ पे उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन महसूस होने वाला 6.8 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टाइम कितना के लिए दिया था उसने, एक सेकंड के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक सेकंड के लिए हम निकाल लेते हैं। तो टाइम हो गया एक सेकंड, ठीक है, टाइम हो गया एक सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रीजन को क्रॉस करने वाला 6.8 इंटू 10⁻15 जो कि फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू बाय टी, एन की जगह क्यू की जगह में एन ई, बाय टी की जगह 1 सेकंड, सब डाल देने के बाद में सिंप्लीफाई कर दोगे तो करंट का वैल्यू निकल जाएगा। हालांकि इसको देखो, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ही है और ये देखो चार्ज और इलेक्ट्रॉन है। हम चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते थे कि करंट इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, या ऐसे लिख सकते हो चार्ज इन 1 रिवोल्यूशन इंटू फ्रीक्वेंसी। एक ही बात है, एक रिवोल्यूशन में कितना चार्ज जा रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है एक रिवोल्यूशन में। दूसरा रिवोल्यूशन था 2 इलेक्ट्रॉन इस रीजन क्रॉस कर, तीसरा रिवोल्यूशन जब लेगा 3 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, ऐसा टाइप का महसूस होना शुरू होगा। ये फॉर्मूला भी डाल के तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट इसमें एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा, तो ये ज्यादा बेटर है। मतलब यहाँ पे रह करके उसको एक सेकंड के अंदर में ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट को क्रॉस करने वाला इलेक्ट्रॉन इतना है, हालांकि वही इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जर्व ऐसा होगा ना, इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है इधर से। ओके, तो एक हो गया। नेक्स्ट हो गया प्रॉब्लम नंबर 5। देखो प्रॉब्लम नंबर 5 जो दे रखा हुआ है ये हो गया द करंट डेंसिटी। यहाँ पे हमको करंट निकालने के लिए दे रखा है, बट करंट डेंसिटी के टर्म में। अच्छा क्या लिखा देखा, सोल्यूशन है द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कोई भी एक पॉइंट में करंट डेंसिटी दे रखा हुआ है और करंट डेंसिटी का वैल्यू है जे। सभी टाइम डाटा इकट्ठा करो फिर प्रॉपर यूनिट में रखो, ये ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो जे वेक्टर इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10⁴ जे कैप। अच्छा, ये जे वेक्टर होता है करंट डेंसिटी, और यहाँ पे जे कैप जो दे रखा है वो तुम्हारा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैं ऑलरेडी तुमको बता रख रहा हूं कि ये जो हमारा जे वेक्टर दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में आइडिया है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन के साथ दे रखा है करंट डेंसिटी को। जे वेक्टर इक्वल 2 इंटू 10⁴ है ना, जे कैप, यहाँ पे जे कैप रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब ये कोई भी कंडक्टर है, कोई भी पॉइंट का ये करंट डेंसिटी का वैल्यू है। अब क्या लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब हमको बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब dq बाई dt, मतलब इन सब करंट निकालने के लिए बोल रही है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा हुआ है एस वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर जो है हमारा दे रखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। यहां लिखा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऊपर का मीटर स्क्वायर दे रखा है और इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यूनिट जब तक सेम ना करो, ऐसा यूनिट बना लो, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई मत करो। तो ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप, मैं यूनिट में कन्वर्सन कर रहा हूँ। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻² मीटर, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर। तो स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, जब स्क्वायरिंग करेंगे मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, और 10⁻⁴ मीटर। तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह में लिख रहा हूँ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा एरिया वेक्टर मिल गया इन टर्म ऑफ मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जे वेक्टर मिल चुका है, ये एरिया वेक्टर मिल चुका है, यूनिट मैंने चेंज कर दिया। अब हमको करंट निकालने के लिए बोला है। मैंने तुमको बताया था करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, या करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ओके, करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड सरफेस एरिया। तो करंट इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं क्योंकि एरिया पूरा देके रखा बड़ा सा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी डॉट
तुम्हारा क्या दे रखा है, सरफेस एरिया। ये हमारा करंट, और इससे भी हमारा जस्टिफाई ये होता है कि करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो भी दो वेक्टर हमको यदि हम डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। और हमने स्टार्टिंग से पढ़ के रखा है करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानता है। ठीक है, तो जे वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से करंट मिल जाता है। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसी के डायरेक्ट यूज कर दे रहा हूँ। अब इसको यूज कर सकते हो 2 × 10⁴, ठीक है, जे कैप डॉट, इसको यूज कर रहा हूँ 2i कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10⁻, कितना है, -4। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, होल ब्रैकेट में डाल कर रखा हूं, क्योंकि ये 10⁻⁴ जो इसके साथ भी इंटू होगा, इसके साथ भी इंटू होने वाला है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, डॉट प्रोडक्ट में आई और जे का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आई डॉट जे डॉट के, ये सब अलग अलग यदि रहेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है, जबकि जे और जे डॉट प्रोडक्ट में आ सकते हैं, के और के डॉट प्रोडक्ट में आ सकते हैं। इसे ऑलरेडी किया हुआ है, उसके लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये, और आई वाला इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जे वाला क्वांटिटी इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁴ जे कैप, और ये हो जाएगा डॉट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3 × 10⁻⁴ जे कैप। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई वाला वैल्यू 0 हो चुका है। जे कैप डॉट में आने से याद रखना, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो 2 3 6, और ये 10⁴ × 10⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻0 एम्पियर, मतलब सिंपलेस्ट 6 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा टाइप का प्रॉब्लम को भी डील किया जाता है, एकदम आसान।